जिसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि विद्यालय पर क्या है प्रभाव पड़ता है, यानी कि विद्यालय और परिवार में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि विद्यालय में क्या होनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए जिससे माता पिता जो है वो क्या कर सके, विद्यालय में भाग ले सके। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे ऐसे प्रभाव के बारे में जिसका घर व विद्यालय के सहयोग में परिवार की भूमिका, यानी कि एक फैमिली होने के नाते, अपने पेरेंट्स होने के नाते आप अपने बच्चों को उनके स्कूल के कैसे क्या कर, तो घर व परिवार के सहयोग में परिवार की भूमिका की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो एज ए पेरेंट्स होने के नाते अगर आप अपने बच्चों के माता पिता हैं तो आपकी सबसे पहली रोल या सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए पेरेंट, कि आप अपने बच्चे को क्या करें कि जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उन आवश्यकताओं की क्या करें, पूर्ति करें। ठीक है, तो सही समय पर चीजों को उपलब्ध कराने से भी आप क्या कर सकते हैं, इससे क्या मिलेगा, स्कूल को सहयोग। ठीक है, तो आवश्यकताएं कैसी, जैसे कल भी हमने बात की थी, नोटबुक हो गई, ठीक है, बुक्स हो गई, या फिर जो स्टेशनरी आइटम होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि भाई पेन पेंसिल, या फिर अध्यापक ने किसी प्रकार की भी कोई अगर मटेरियल लाने के लिए कहा है विद्यालय में तो उसको क्या कराना, उपलब्ध कराना। तो उनको उपलब्ध कराकर आप क्या करते हैं, आप स्कूल को, अध्यापक को क्या कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, स्कूल को भी और अध्यापक को। तो जो भी उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए कि बच्चों को ये सिखाकर वो इस चीज का ज्ञान या इस चीज के प्रति उनकी नॉलेज को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, तो वो सामान उपलब्ध होने से वो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चों का जो शैक्षिक कार्य है, यानी शिक्षा का कार्य, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अध्यापक अच्छे से पढ़ा सके, प्रैक्टिस करवा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दें और उन्हें कॉपी, पेन या अन्य जो भी आवश्यकताओं की चीजें होती है वो उनको क्या करें, सही समय पर उपलब्ध कराए। और ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, विद्यालय को सहयोग कर सकते हैं, अध्यापक को सहयोग कर सकते हैं, ताकि वो अपने काम को सही प्रकार से संचालित कर सके। दूसरी चीज यह है अध्यापकों से संपर्क करना। तो आप एज ए पेरेंट्स आपको भी अपने बच्चे के विकास के प्रति उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितना कि आपको लगता है कि स्कूल को करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि स्कूल में एडमिशन करा दिया, हम फीस दे रहे हैं, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्कूल की होती है। ठीक है, ऐसा ठीक है कि आप मानते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्कूल के साथ साथ एक पेरेंट्स होने के नाते आपकी भी क्या बनती है, अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एटलीस्ट इन चीजों के प्रति कि आपको अगर लगता है कि बच्चा अपना काम या अपने होमवर्क के टास्क को स्वयं कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप कम से कम अध्यापक को इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी समस्याओं को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आप अपने बच्चे के विकास की गति को तो कम से कम माप ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या उस वह अपनी उम्र के हिसाब से अपनी एज के अकॉर्डिंग चीजों को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको उसके विकास के प्रति थोड़ी सी भी क्या है, पॉजिटिविटी है, ठीक है, थोड़ा से भी आप इस चीज के प्रति क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समय समय पर, ठीक है, टाइम टू टाइम हम कहेंगे कि पेरेंट्स को स्कूल में जाकर, ठीक है, जैसे पीटीएम है तो आप पीटीएम में पार्टिसिपेट करें, या स्कूल का कोई प्रोग्राम है तो आप उसमें भी क्या करें, जाकर पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको ये पता लगे आपके बच्चे का स्तर और दूसरों के बच्चे के स्तर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, आपके बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे समयों पर आप ऐसी डिस्कशन में अपने बच्चों की समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं अध्यापक के साथ, उसके विकास के लिए क्या पॉजिटिव चीजें की जा सकती हैं, कैसे उसके व्यवहार में कोई पॉजिटिव परिवर्तन हमें लाना है, तो उनके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि दूसरे का बच्चा ये कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी ऐसी चीजें आनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन या ऐसा कौशल अपने बच्चों में देखना चाहते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस चीज के प्रति क्या रहें, सतर्क रहें। ठीक है। एक तो हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि आप छोटी छोटी चीजें भी उन्हें अगर सिखाते हैं तो ये भी क्या करती है, उनके विकास को आगे बढ़ाती हैं। निरंतर आप हमेशा बच्चों के अध्यापकों से क्या करें, कांटेक्ट करें। ठीक है, यानी कि जाकर या तो आप उनसे मिल सकते हैं या फोन पर अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अध्यापक को भी लगता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को लेकर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो आपके बच्चे के प्रति क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। उसके उसमें आने वाले व्यवहार या चीजों के प्रति जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो इसको लेकर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बच्चे के विकास पर हम ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। तो अभिभावक होने के नाते आपको समय समय पर विद्यालय जाकर अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जरूर पूछना चाहिए। अगर कोई क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो उसमें किस कारण से बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि अगर सब बच्चे कर पा रहे हैं तो देखिए अध्यापक सबको एक तरह से सिखाता है। ठीक है, तो बाकी बच्चे कैच कर पा रहे हैं और वो कैच नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है उसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, हो सकता है कि उसे चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो समय पे फोकस किया जाएगा तो समय से हम उसकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और उसे उसी उन सब बच्चों के लेवल पर लेकर आ पाएंगे जहां पर उसे होना चाहिए। तो उनसे बातचीत करके बच्चे की व्यवहार, उसकी स्थिति के बारे में विचार विमर्श यानी डिस्कशन किया जा सकता है। बच्चे से संबंधित समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। ठीक है, बहुत बार पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे भाई फिजिकली जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कि बच्चा जो है वो फिजिकली हेल्दी नहीं है या फिर वो हेल्दी फूड नहीं खाता है। ठीक है, या फिर वो खाना ही नहीं खाता है या फिर बहुत ज्यादा क्या है, वो जिद्दी है। तो इस तरह की चीजें जो है ये क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स ही हैं। तो इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप अध्यापक से, स्कूल से डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि दोनों स्तर पर जब चीजें होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई नया परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। ठीक है, लेकिन इतनी नहीं कि आप उस पर ध्यान देना ही बंद कर दे। तो स्कूल अपने स्तर पर काम कर रहा है, आप अपने स्तर पर क्या करें, टाइम टू टाइम स्कूल से इन चीजों पर डिस्कशन करते रहें, ताकि आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस को सही से मेजर कर पाएं और पॉजिटिव चेंजेस जो है उसमें लेकर आ पाएं। फिर है स्कूल की डायरी। एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चे की स्कूल की डायरी को डेली चेक करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बच्चे के जितने भी क्या होते हैं, होमवर्क के टास्क होते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि बच्चा अपने होमवर्क के टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर वो कर पा रहा है तो अच्छी बात है, मतलब कि बच्चे को चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसे किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है, चीजें समझ में नहीं आ रही। तो अगर आप कैपेबल हैं, आपके अंदर क्षमता है, इफ यू आर एजुकेटेड, तो आप उनकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। थोड़ा सा समय जो है बच्चों को उनके होमवर्क में हेल्प में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा सा क्या करें, कोऑपरेट करें। फिर अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की डायरी में क्या है, किसी प्रकार की सूचना है, ठीक है, या फिर क्या है, किसी प्रकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर टेस्ट के मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं, और या फिर अन्य किसी प्रकार के प्रोग्राम से रिलेटेड क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, या टाइमिंग चेंज का कोई मैसेज है, या हॉलीडे का कोई मैसेज है, तो इन सब चीज़ों के प्रति आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, कि अगर किसी दिन कहा जा रहा है बच्चे की स्कूल की टाइमिंग चेंज है, ठीक है, उसे इस समय नहीं इस समय भेजना है, तो आपको उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें पहले से कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि क्या वो उसको प्रोग्रेस कर रहा है या फिर उसकी प्रोग्रेस घटती जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे, उसके टेस्ट के नंबर्स पे, ठीक है, क्या करना है, हमें फोकस करना है, ताकि आप सही समय पर बच्चे को जो है वो क्या कर सकें, उसके विकास के प्रति जो है वो सचेत रह सकें। तो अभिभावक होने के नाते आपको चाहिए कि आप बच्चे की डायरी को प्रतिदिन चेक करें। ठीक है, और बहुत बार तो ऐसा होता है स्कूल क्या करता है, इस चीज़ को कंपलसरी करता है पेरेंट्स को, इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए कि आपके सिग्नेचर डायरी पर होने चाहिए। तो सिग्नेचर करते वक्त 2-3 मिनट निकाल कर एटलीस्ट इतना टाइम तो आप अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकते होंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, उस पर लिखी हुई जो भी जानकारी है, सूचना है, उसको गंभीरता से लेकर
उसके लिए क्या करें, पॉजिटिव एक्शन लीजिए। फिर सहगामी गतिविधियों का महत्व समझना, ठीक है। सहगामी होती हैं ऐसी गतिविधियां जिसमें आपको बच्चे को सहयोग करना चाहिए। तो प्राय अभिभावक सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए समय को खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है, ताकि स्कूल ये चाहता है कि वो आप आए, ये देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो कैसे एक्टिविटीज को करते हैं, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी उन्होंने जो अपनी मेहनत की है इस चीज को तैयार करने में, ठीक है, वो मेहनत जो है उनकी वो सफल होती है, उन्हें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि पेरेंट्स जो है उनको देख रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज को। तो इन सब तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो पीटीएम हो, स्कूल का कोई फंक्शन हो, बच्चे से रिलेटेड कभी भी चीजों में जब आपको इनवाइट किया जाता है तो मेक श्योर चाहे आप 10 मिनट ही लगाएं, ठीक है, एक बार बच्चे के साथ बच्चे के स्कूल में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो उनके साथ उनकी गतिविधियों में क्या बनना, उनका हिस्सा बनना, ठीक है। इससे आपका और बच्चे का जो बॉन्ड है एक तो वो अच्छा होता है, दूसरा ये है टीचर और पेरेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर बनता है, तीसरा आपको ये पता लगता है कि स्कूल बच्चे को लेकर कितना पॉजिटिव है, ठीक है, स्कूल और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा कम्युनिटी या कम्युनिकेशन जो है वो बनता है। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें चाहिए कि वे बच्चे की प्रतिभा को बहुमुखी विकास के लिए, यानी हर फील्ड में बच्चा क्या हो सके, विकसित हो सके, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज में, अन्य जो चीजें होती हैं उन सब चीजों में बच्चा अधिक से अधिक क्या करे, चीजों में पार्टिसिपेट करे, अधिक से अधिक चीजों को सीखे। इसके लिए आपको उनकी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है, प्रोग्राम है स्कूल में, तो बच्चे को उसकी गतिविधियों में सहयोग करना। तो अगर वो कह रहा है कि प्रैक्टिस कराइए तो आप प्रैक्टिस करा सकते हैं 5-10 मिनट, अगर आप वो कह रहा है कि आप मेरी चीजों को सुन लीजिए तो आपको सुन लेना चाहिए। तो छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें थोड़ा सा सपोर्ट करने से बच्चे के विकास को एक अच्छा क्या मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। फिर है स्कूल की रिपोर्ट को महत्व देना, ठीक है। तो बहुत बार पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वही बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो वो हमेशा वेट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस क्या होगी, जबकि आज का समय क्या हो गया है, आज का समय बदल रहा है। वर्तमान में हम फाइनल रिजल्ट पे नहीं, बच्चे की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कैसी होती हैं, डे बाय डे, हर दिन की, डेली प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोग्रेस है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उन सब से हम क्या करते हैं, बच्चे की जो रिपोर्ट है उसको तैयार करते हैं। तो डेली की एक्टिविटीज में बच्चा क्या कर रहा है, कैसे क्लास में परफॉर्म कर रहा है, वो किस प्रकार से टेस्ट कर रहा है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अगर बच्चे के किसी टेस्ट में, क्लास टेस्ट में या यूनिट टेस्ट में या सेमेस्टर के एग्जाम में कहीं भी बच्चा आपको लग रहा है कि वीक हो गया है या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, अध्यापक से मिलें, उसकी समस्याओं को समझें, ठीक है, और अपने स्तर पर भी क्या करें, उन्हें सपोर्ट करें। तो विद्यालय से यदि बच्चे के विषय में किसी प्रकार की रिपोर्ट आपको, यानी मान लीजिए कि अध्यापक कह रहे हैं कि व्यवहार में कोई अलग परिवर्तन आ रहा है या उनकी बातों को नहीं सुनते हैं या फिर क्लास में पॉजिटिवली चीजों को नहीं ले रहा है, तो आपको उस चीज को क्या करना है, सक्रिय गतिशीलता के साथ उस चीज पर क्या करना है, काम करना है, और गंभीर रूप से बच्चे की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना है। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते और बच्चा धीरे 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 क्या होता है, बड़ा ही वो अलग ही नेचर का हो जाता है, और फिर बाद में क्या होता है, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं स्कूल को कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो धीरे धीरे बड़े बड़े इशू बनने लगते हैं। जैसे एक दिन अगर स्कूल में बच्चा क्लास में किसी प्रकार का मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उस मिसबिहेव के लिए तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चे को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो आपको तुरंत जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इन सभी बातों को पढ़ने से हमें क्या पता लगता है, एक लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छे से विकसित हो, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व बेहतर बने, तो इसके लिए परिवार और विद्यालय दोनों में सहयोग होना बहुत जरूरी है। यानी दोनों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्यों को सिर्फ पूरा करना है, इससे ज्यादा सहयोग की बात यहाँ पर करी ही नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि
स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो आप खुद पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस जो आपके टास्क हैं, आपको जो करने चाहिए, बस आपको उनको ही पूरा करना है। उतना ही करने से, उतनी ही चीजों को सपोर्ट करने से हम बच्चे के व्यवहार में और उसके अंदर उन क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं जो उसके अंदर विद्यमान है, जिससे क्या होगा, उसके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। और वो व्यक्तित्व जिसकी आप कल्पना करते हैं कि आपके बच्चे में ये गुण, ये कौशल होने चाहिए, वो गुण, वो कौशल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी क्षमता को हम क्या कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें, बस उतना ही करें जितनी आपकी ड्यूटी है, जितने आपके क्या है, रोल्स हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विद्यालय प्रभाव उत्पादकता से क्या अभिप्राय है। तो विद्यालय प्रभाव उत्पादकता से क्या मतलब है। प्रभाव का मतलब होता है भाई जिस चीज का इम्पैक्ट या जिस चीज का प्रभाव बच्चे पर पड़े। ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है भाई किसी चीज का प्रोडक्शन। तो आप कह सकते हैं कि विद्यालय में जो चीजें बच्चे को सिखाई जा रही हैं उसका प्रभाव बच्चे पर कैसा पड़ रहा है। तो स्कूल का प्रभाव, स्कूल की जो भी चीजें सिखाई जाती हैं उससे अभिप्राय क्या है कि स्कूल में होने वाले शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन यानी मैनेजमेंट जो भी आपको आदेश देती है उन सेवा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करना। स्कूल को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब स्कूल की अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए, उसके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हम जो है वो कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल की आवश्यकता का विश्लेषण करना, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने स्तर पर अपने स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का क्या करिए, पता लगाएं। ठीक है, पता लगाने से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि आपके स्कूल में कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, आपने जो संसाधन अपने स्कूल में उपलब्ध कराए हैं क्या उनका सही प्रकार से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और उन कमियों को कैसे हम सुधार कर सकते हैं, या कैसे उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, या फिर कैसे किसी नई योजना को लागू करने की क्या है हमारी आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा भाई जरूरत किस चीज की है। ठीक है, तो संस्थागत योजनाओं की आवश्यकता पर निर्भर करता है, मतलब किसी भी संस्था की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कि उसके योजना या उसके कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। तो इन आवश्यकताओं को स्टाफ के द्वारा सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, मतलब कि आपका स्टाफ, क्योंकि जो हर वक्त, जैसे आपके बच्चों की आवश्यकताओं की बात करें तो बच्चों की आवश्यकताओं को अध्यापक बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग या ऐसी चीजों की आवश्यकताओं की बात करें तो आपके जो अदर एम्प्लॉयज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पीएन है, ठीक है, या फिर जो स्वीपर्स हैं, या अन्य जो व्यक्ति होते हैं जो स्कूल के छोटे छोटे कामों को पूरा कर रहे हैं, वो स्कूल की उन कमियों को जान सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कहीं पर सीलन है, या पानी जो है वो सही प्रकार से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, या पानी की जो कमी है, उन सब ऐसी चीजों की आवश्यकताओं के बारे में वो आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं, क्योंकि वो डेली उस काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो आप अपने स्टाफ से भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी के बारे में क्या कराएं, आपको आकर अवगत कराएं यानी बताएं। तो संस्थागत योजनाओं को बनाने से पहले स्कूल क्या कर सकता है, अपने स्टाफ से पूछ सकता है कि आपको अपने लेवल पर क्या लगता है हमें अपने स्कूल में, कॉलेज में या विद्यालय में कैसा सुधार करना चाहिए, किस चीज की कमी है जिसे हमें क्या करना है, बेटर करने की जरूरत है। तो आपका जो स्टाफ है जो आपसे, आपके स्कूल से संबंधित योजनाओं के बारे में क्या करेगा, आपको बता सकता है। ठीक है, या फिर आप अगर कोई योजना लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और उससे क्या लाभ आपके स्कूल को हो सकता है या क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में भी आप अपने स्टाफ से क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि आपकी विशेषताओं की क्या करेगा, आपकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने में आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्टाफ के साथ क्या होनी चाहिए, एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कार्यक्रम को लागू करने से पहले, ठीक है, आप उनसे पूछें सबसे पहले। ठीक है, कोई भी बदलाव लाने से पहले आपके स्टाफ को जरूर पता होना चाहिए कि क्या बदलाव लाया जा रहा है,
क्यों लाया जा रहा है, क्या ये बदलाव लाना सही भी है या नहीं, तो इस चीज पर क्या होनी चाहिए, एक अच्छी सी डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आवश्यकताएं। कैसी कैसी आवश्यकताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम आवश्यकताओं की बात करते हैं तो आवश्यकताएं अलग अलग लेवल की हो सकती है। जैसे वर्तमान में आवश्यकताओं के लिए स्कूल की बिल्डिंग पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके स्कूल की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो कितनी बड़ी है। ठीक है, वहां पर क्या कहीं पर लग रहा है कि कक्षा की कमी है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि जब कभी भी गैदरिंग होती है या बच्चों को एक साथ एकत्रित किया जाता है या कोई प्रोग्राम किया जाता है तो आपका हॉल जो है वो क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। तो क्या उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या आपको अपने हॉल में प्रोजेक्टर जैसी चीजों को लगाना चाहिए। ठीक है, क्या उसमें लाइट की या पंखों की कमी है, या स्कूल के जो क्लासरूम है उसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की क्या है, आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इमारत में हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध है उनमें कोई कमी तो नहीं है। तो जैसे कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, आपने पेरेंट्स को भी बुला लिया, अध्यापकों को, अध्यापक भी है, ठीक है, और आपके पास स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, और वहां पर बैठने की व्यवस्था में क्या हो जाती है, कुर्सियां या मेजें कम पड़ जाती हैं। तो उस व्यवस्था को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज आपको लाने की जरूरत है कि इसमें अपने स्कूल की इमारत में, तो वो बदलाव आप लेकर आ सकते हैं। फिर फर्नीचर या उपकरण से संबंधित फर्नीचर। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि कक्षा में अगर आपके पास कितने हैं, 25 से 30 बच्चे होते हैं, तो क्या सभी के बैठने की व्यवस्था अच्छी प्रकार से है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि टेबल या जो मेज जो भी आपने लगा रहे हैं, टेबल जिसे हम डेस्क या चेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या पड़ती हैं, कम पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। या फिर हम उपकरण की बात करते हैं। ठीक है, उपकरण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके पास प्रयोगशाला है तो उसमें उपकरण होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, तो खेलने के क्या होने चाहिए, उपकरण आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जिसमें हम इंडोर और आउटडोर हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसे समय समय पर यूज कर सके। अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में पर्याप्त क्या होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है न्यूज़पेपर को पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ऐसी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए जो सबसे पहले ये दिखाती हैं कि आपके स्कूल की सुविधाएं कैसी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे कि उन स्कूलों में कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, ठीक है, साइंस लैब है, डांस रूम है, म्यूजिक रूम है, आर्ट रूम है, लेकिन आज तक बच्चों ने उनके अंदर से नहीं देखा होगा। ठीक है, कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे उपकरण है। क्यों, क्योंकि सुविधाएं तो है, या तो हम सुविधाओं को यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, या फिर आपकी मैनेजमेंट आपको यूज करने नहीं दे रही है। ठीक है, या फिर क्या है, आपने सिर्फ कमरे बना लिए, कमरों के अंदर उपकरण नहीं है, तो इन यूज भी क्या किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सुविधाएं या संसाधन जो है वो पूरी होने चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो कंप्यूटर अगर आपने अपने उसमें एज ए सब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, पर्याप्त कंप्यूटर भी होने चाहिए। अगर कंप्यूटर की संख्या कम है, यानी अगर एक बार में आपके पास सिर्फ 15 ही बच्चे कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं, तो आप उनको इंक्रीज कीजिए, 15 और करवाइए, ताकि कम से कम एक बार में एक क्लास यानी कि 30 बच्चे तो मिनिमम जो है उनको आसानी से अपने आप यूज कर सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इन सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक साथ 15 खरीदें आप, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसकी परचेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार होने के बाद ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आपको हर वर्ष लाने पड़ते हैं। ठीक है, या हर वर्ष जो है उनको आपको मरम्मत कराने की आवश्यकता होगी। एक बार ऐसी चीजें लेने के बाद ये आपके लंबे समय की इन्वेस्टमेंट को दिखाती है। ठीक है, फिर वर्तमान में पर्याप्त स्टाफ, दूसरी तीसरी आवश्यकता होने के बाद हम कहते हैं कि सब, उसके बाद संसाधनों की जब बात आती है, संसाधनों के बाद दूसरा जो संसाधन है हमारे पास वो क्या होते हैं, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन यानी कि आपके पास जो स्टाफ है वो पूरा होना चाहिए।
इसमें हम अपने टीचर्स स्टाफ की भी बात करते हैं और अदर मेंबर्स की भी बात करते हैं जो अदर टास्कों को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक की कमी की वजह से टीचर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा बर्डन उसके ऊपर है, जिसकी वजह से वो बच्चों की स्टडी पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान का स्टाफ आपका कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करें। एक चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू जैसी चीजें आप रख सकते हैं जिसमें एक अच्छे स्टाफ मेंबर को आप क्या कर पाए, अपॉइंट कर पाए। फिर विद्यार्थियों की संख्या, अब आपके पास स्कूल तो बहुत बड़ा है, ठीक है, आपके पास एक अच्छी बिल्डिंग है, उसमें संसाधन है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या कम है तो उन संख्या को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि संसाधन ही जरूरी है, ठीक है, बच्चों का होना भी उसके लिए क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप समय पर बच्चों के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, उसके लिए प्रचार करना, ठीक है, अपनी चीजों का प्रसार करना। जैसे आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में आप पैम्पलेट डलवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के द्वारा भी अपने स्कूल का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें समय समय पर होनी चाहिए। और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए आप अपने स्कूल में, ठीक है, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा भी रखवा सकते हैं। कैसी, जैसे एडमिशन के समय में कि भाई अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे फीस कम हो सकती है, ठीक है, या बुक का सेट आप उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसी चीजें भी क्या करती हैं, बच्चों को पढ़ने और आपके स्कूल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर आती है प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन की जरूरत। जैसे हमने अभी बात की कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर उसमें लग रहा है कि कोई कमी है, ठीक है, तो उसको भी चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके एडमिशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए स्कूल बिल्डिंग के आधार पर, ठीक है, या फिर आपके पास जो सुविधाएं हैं उस आधार पर, तो आप अपने एडमिशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, या तो आप इसे गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने आधार पर भी क्या कर सकते हैं, बच्चों के एडमिशन के प्रोसेस को रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उन चीज़ों पर फोकस करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस बना सकते हैं। फिर है परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। तो बहुत बार क्या होता है, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो क्या है, हमारी जो स्कूल है उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है वो खराब होने लग जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर अगर आप बच्चे का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर एक मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को जो एग्जामिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, या फिर एग्जाम इतने लंबे समय बाद होता है कि बच्चे ने के डेली की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में पता नहीं लग पाता, तो एक अच्छी परीक्षा प्रणाली आपके पास होनी चाहिए। फिर आती है संस्थागत योजनाओं के अंदर हेर फेर की आवश्यकता। तो आपके स्कूल में, आपकी संस्था में जो भी योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं बच्चों के लिए हो सकती हैं, योजनाएं अध्यापकों के लिए हो सकती है, तो दोनों को क्या करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ बच्चों को चाहिए, मोटिवेशन की आवश्यकता जो है वो टीचर्स को भी होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी होती है, या फिर आपका जो अदर स्टाफ है उसको भी पड़ती है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप अपनी संस्थागत की जो योजनाएं हैं, संस्था की जो योजना है उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़े तो आप अपने स्कूल में, ठीक है, ऐसी चीजें लागू कर सकते हैं भाई, जिन जो सिबलिंग्स होंगे, ठीक है, यानी एक से ज्यादा भाई बहन अगर विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आप डिस्काउंट रख सकते हैं। अगर आप पूरे वर्ष की फीस एक बार जमा कराते हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और
एंट्रेंस के बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि भाई एंट्रेंस एग्जाम रख सकते हैं, अगर उसमें बच्चा अच्छी जो है परसेंटेज लेता है तो उसको किसी ना किसी प्रकार की स्कॉलरशिप या फिर ऐसा कोई प्राइज दिया जाए जो स्कूल में उसकी समस्याओं को या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको कम कर दे। ठीक है, अध्यापकों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, टीचर्स के लिए जैसे उनके पद में उन्नति करना। ठीक है, उनको अगर वो प्राइमरी है तो उनको टीजीटी, टीजीटी है तो उनको पीजीटी जैसी चीजें या अन्य पद आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों में से क्या होता है, ऐसी चीजों से भी उन्हें मोटिवेशन मिलता है। दूसरा ये है कि उनकी प्रशंसा या उनका सम्मान करना, तो टीचर्स डे जैसे प्रोग्राम में आप उनके लिए क्या है, ऐसी चीजों को रखवा सकते हैं जिसमें उन्हें अलग अलग तरह के अवार्ड आपके द्वारा दिए जाएं भाई, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्लास एक्टिविटीज के लिए या स्कूल के कामों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ऐसी चीजें भी क्या करती है, मोटिवेशन, जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे अगर पूरे वर्ष स्कूल में आ रहे हैं तो उन्हें अटेंडेंस का अवार्ड दिया जाता है। तो अध्यापकों को मोटिवेट करने के लिए उनकी सैलरी में क्या करना, उनकी सैलरी को इंक्रीज करने जैसी चीजें हो सकती हैं। मेडिकल सुविधाएं आप उपलब्ध उपलब्ध करा सकते हैं, इंश्योरेंस आप उनको दिलवा सकते हैं, तो ऐसी चीजें करवा सकते हैं। फिर संस्थागत योजनाओं में स्टाफ को मकान, खेल के मैदान, हॉस्टल जैसी जो भी चीजें होती हैं उसमें अतिरिक्त चीजें, तो आप अगर आपका स्कूल आवासीय है, ठीक है, जैसे रेजिडेंटल स्कूल जो होते हैं, अगर आपका स्कूल आवासीय है तो आप अपने स्कूल में बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के रहने की व्यवस्था भी करवा सकते हैं। खेल के मैदान है तो उनकी उचित व्यवस्था, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, उसमें जो भी जैसे बैट बॉल, अगर क्रिकेट का मैदान है तो क्रिकेट की पूरी जो किट होती है वो आपके पास हो, ताकि आप बच्चों को, साथ साथ में क्या होनी चाहिए, खेल का कोच भी होना चाहिए। ठीक है, कोच हो, पीटीआई हो आपके स्कूल में, जो बच्चों को उन चीजों को सिखा भी सके। स्कूल में एक अच्छी कैंटीन का होना, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी क्या होती है, वो होती है कि बच्चों को कैंटीन या अध्यापकों को कभी किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें विचार ना करना पड़े, वो अपनी आवश्यकताओं को कैंटीन से पूरा कर पाए। स्कूल के चार दीवारी जो है, चारों तरफ क्या होनी चाहिए, ऊंची ऊंची दीवार होनी चाहिए, ताकि बाहर से आने वाला साउंड, बाहर से आने वाले व्यक्ति स्कूल के अंदर की गतिविधियों को ना देख पाए, यानी किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी ना हो। फिर पिछले साल की संस्थागत योजना, मतलब पिछले साल जो भी योजनाएं आपने चलाई थी, ठीक है, उस पिछले वर्ष की योजनाओं से आपको क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, या क्या हानि हो रही है, उसमें क्या करना, परिवर्तन की बात करनी। ठीक है, तो परिवर्तन की अगर आवश्यकता है तो परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, यानी कि अगर आपकी योजनाएं सही चल रही हैं तो आप उनको चला सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कमी देखने को मिल रही है तो उसमें आप समय के अनुसार परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, उसकी जगह पर नई योजना भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी आवश्यकताएं हैं जिसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फिर है संसाधनों का क्या करना, सर्वेक्षण करना, कि आपके पास जो भी संसाधन है क्या उन संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। तो जब हम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं भी, आपने स्कूल की आवश्यकताओं को देखा, उन आवश्यकताओं को आपने क्या किया, पूरा किया भाई, जो भी कमी आपको जिस लेवल पर लग रही थी उसको क्या किया, पूरा किया। ठीक है, पूरा करके आप ये देखें, इस चीज का क्या करें, निरीक्षण करें। ठीक है, कि जो चीजें आपने कंप्लीट कर दी, सुविधाएं उपलब्ध करा दी, क्या उनका यूज उस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो सही इस्तेमाल होना संसाधनों का बहुत जरूरी है। तो संसाधनों का क्या हो सके, उचित उपयोग हो सके, इस चीज का निरीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। यानी आपके जो अध्यापक हैं वो आपके स्कूल में जो भी उपकरण है उनका सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं, बच्चों को उस स्तर पर सिखाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो इनका भी क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण। उसके बाद स्कूल की मुखिया के द्वारा स्कूल के संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाए, यानी आप समय समय पर, ठीक है, विद्यालय में क्या ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं, जो आपको ये बताएगा कि अध्यापक जो है चीजों को कैसे यूज कर रहे हैं या कैसे यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर लैब है और अध्यापक कभी भी बच्चों को कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाते हैं, तो आप जो है इस चीज के प्रति विचार कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो स्टाफ के लिए उनकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण, ठीक है, और पुस्तकों या प्रोक्ष परिणाम। जैसे बहुत बार क्या होता है, लाइब्रेरी तो है स्कूल में लेकिन बच्चों को कभी किताबें इश्यू नहीं होती, या लाइब्रेरी तो है, बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं किताबें भी उसमें सिलेबस की रखवा देते हैं, भाई 9वीं से लेकर, ठीक है, 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे सिलेबस की किताबें हैं। तो सिलेबस की किताबें तो बच्चों के पास ऑलरेडी रहती हैं। आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को अलग तरह से पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिले। तो कम से कम वीक में 2 से 3 बार क्या हो, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का एक पीरियड लगता हो जिसमें बच्चा जाकर किताब का चयन कर सके, ठीक है, उसे इशू करा सके, उसे पढ़ सके। तो जितने भी हम बात करते हैं कि बच्चे की अन्य चीजों के प्रति पढ़ने की क्या करना, शक्ति को विकसित करना, हम चाहते हैं कि बच्चे का क्या हो, विकास हो, वो रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, वो साहित्य को पढ़े। तो उन संसाधनों का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जो भी संसाधन आपने उपलब्ध कराए हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके क्या होते हैं कोऑर्डिनेटर होते हैं या जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो क्या करें, टाइम टू टाइम ये देखकर आपको बताएं कि क्या स्कूल में सभी चीजों का इस्तेमाल सही से होता है या नहीं होता। ठीक है। तो जैसे आपके पास स्कूल की लाइब्रेरी में, लैब में या बिल्डिंग के उपकरणों का संसाधन है और आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर स्कूल की शिक्षा बोर्ड प्रबंधक सरकार से प्राप्त संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, कि आपका जो स्कूल है वो क्या करता है, वो सरकार के नियमों का पालन करता है। ठीक है। और सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आप एक कंप्यूटर को एक विषय के रूप में अपने स्कूल में लागू करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपके कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, कि क्या वो कंप्यूटर सही है या नहीं है, अच्छे से काम करते हैं या नहीं है, फिर आपको परमिशन दी जाती है। तो स्कूल के प्रबंधन के द्वारा सरकार ने जो भी नियम आपको बताए हैं, अगर आपके स्कूल में उन नियमों के आधार पर संसाधन कम है तो आपकी परमिशन जो है वो पूरी नहीं होगी। फिर समुदाय से संसाधन प्राप्त, कि ये तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के अलावा भी हम कह सकते हैं हमारी जो कम्युनिटी है वो भी बच्चों को क्या करे, संसाधन उपलब्ध कराए। तो स्कूल में लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या, अगर जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल जाने के बाद वो लाइब्रेरी का यूज करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी अपनी सोसाइटी में या अपने स्टेट में या फिर आपकी अपनी कम्युनिटी में होनी चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए ताकि बच्चे अलग अलग तरह के फिजिकल एक्टिविटीज कर सके, स्विमिंग पूल होना चाहिए, म्यूजियम होने चाहिए, सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा जैसे आपके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। बैंक, फैक्ट्रीज, ये सब क्या है, ये सब सुविधाएं हैं जो हमें हमारे राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा बैंक है बहुत सारे, आप उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है। हर जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ताकि 5 से 5 व्यक्ति जो है वो क्या कर सके, सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक है। स्थानीय अस्पताल देखने को मिलते हैं, प्राथमिक चिकित्सालय देखने को मिलते हैं। ऐसी ये सब चीजें क्या है, सुविधाओं का रूप है। आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है, हमारे लिए संसाधन है और हम इनका समय समय पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर आप बीमार हैं, किसी प्रकार की समस्या है तो चिकित्सा आपको चाहिए तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आप अपने पैसे या उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो बैंक की हेल्प ले सकते हैं, या तकनीकी संस्थाएं टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई चीज सीखना चाहते हैं तो उनके जो इंस्टीट्यूट हैं वो होंगे, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल, सब कुछ आपकी कम्युनिटी में देखने को मिलता है। अभी जिस शहर में, जिस गांव में आप रहते होंगे वहां आसपास ऐसी सुविधाएं जरूर होंगी। ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी दूर हो लेकिन कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए। तो पहले नहीं था तो हो सकता है अब बैंक उपलब्ध हो गए हों। ठीक है। तो कोशिश करती रहती है सरकार की आपको ये सब चीजें क्या है, अवेलेबल कराए। फिर आप कह सकते हैं कि उपयुक्त जितने भी संसाधनों की हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है
क्योंकि इनसे हम अपने कार्यों का निर्माण कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। विद्यार्थी के हित के लिए, स्कूल के मुखिया के लिए, स्टाफ सदस्यों के लिए संसाधनों का समुचित होना बहुत जरूरी है। तभी मतलब अगर मान लीजिए एक टीचर है, उसके पास उचित संसाधन नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसे क्या करना पड़े, एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और हम नहीं चाहते कि बच्चों को जो है ऐसा कुछ करना पड़े या अध्यापकों को करना पड़े। तो इसलिए स्कूल के विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, संस्कृति, मनोरंजक शैक्षिक रुचियों में उनको विकसित करने के लिए हम विद्यालय में बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी कराने का या करने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे आर्मी अधिकारी, सेवानिवृत्त होते हैं कि ऐसे अध्यापक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चिकित्सक हो गए, या फिर अन्य जो शिक्षा अधिकारी रहे हों, उनके गेस्ट लेक्चर का या उनकी भाषण का स्कूल में क्या कराया जा सकता है, आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि क्या, गेस्ट लेक्चर। तो वो आकर बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं, या फिर वो जिस फील्ड में थे उस फील्ड में हम कैसे जा सकते हैं उसका क्या बताते हैं, आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप पायलट बनना चाहते हैं, तो कोई ऐसा ही व्यक्ति आपके स्कूल में आ जाए जो ऑलरेडी पायलट है या था, तो वो बता सकता है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे संघर्ष करना पड़ेगा, किस चीज का, किस स्किल को आपके विकसित करना पड़ेगा जिससे आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो एक अच्छा मार्गदर्शन यानी कि गाइडलाइन भी आपको आपके जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए हम कोशिश करता है विद्यालय कि आपको क्या करे, ऐसे व्यक्तियों से परिचित कराए जो क्या कर पाएंगे, आपको अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल। तो जैसे कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, ठीक है, पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 10th, कल हमने 9 ही क्वेश्चन किए थे। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है, विद्यालय में प्रभाव उत्पादकता, स्कूल इफेक्टिवनेस का मापन किस मापदंड के आधार पर अत्यंत तर्कसंगत है। विद्यालय भवन की भव्यता और भौतिक विलासिता, प्रतिवर्ष होने वाले अधिकतम नामांकन, शैक्षिक प्रशासनिक अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की सफल प्राप्ति, या विद्यालय की प्रचार एवं प्रसार की नीतियों के बारे में। तो स्कूल की क्या बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शैक्षिक प्रशासनिक और अनुदेशन के कार्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर को बढ़ाना चाहिए। फिर है संस्थागत योजना की सफलता हेतु सर्वेक्षण की अपरिहार्यता का कारण क्या है। योजना को विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित करना, बजट की उपलब्धता को बढ़ाना, केवल प्रशासनिक संतुष्टि प्राप्त करना, या पुराने डाटा को अपडेट करना। तो हम कहेंगे कि विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जांच या सर्वेक्षण जो भी आप कर रहे हैं। स्टाफ की मीटिंग के दौरान विद्यालय की लाभ और हानि पर विचार विमर्श का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वित्तीय लाभ वितरण, कर्मचारियों के मध्यस्थ निवारण, केवल अवकाश या उत्सवों का नियोजन, या विद्यालय की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। तो ऑप्शन डी। शिक्षकों के द्वारा होम विजिट, गृह संपर्क की प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक लाभ को सुनिश्चित करती है।
शिक्षक के सामाजिक दायरे में वृद्धि, परिवार की आर्थिक क्षमता को गोपनीय आकलन, बालक की परिस्थिति पृष्ठभूमि को समझकर व्यक्तिगत शिक्षण को सुदृढ़ बनाना, या अभिभावकों के ऊपर नैतिक दबाव डालना। तो ऑप्शन सी। ठीक है। विद्यालय समारोह में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी मानसिक धारणा में क्या परिवर्तन आता है? वे शिक्षा के व्यापकता और बालक की अंतर्निहित प्रतिभा के प्रति संवेदनशील बनते हैं। वे विद्यालय प्रबंधन कमियों को उजागर करने में सक्षम होते हैं। वे शिक्षकों के व्यक्तिगत आचरण का निरीक्षण करते हैं, या केवल विद्यालय की मार्केटिंग के लिए ऐसा किया जाता है? तो हम कहेंगे कि शिक्षा की व्यापकता, बच्चों के अंदर जो संवेदनशीलता है, उसके लिए ऐसा किया जाता है। परिवार को बालक के लिए औपचारिक प्रयोगशाला की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि वहां वैज्ञानिक उपकरण का अभाव है, क्योंकि बालक के व्यवहार, संस्कार और आदतों के प्रारंभिक निर्माण होता है, क्योंकि परिवार में शिक्षा देना संभव नहीं है, क्योंकि परिवार केवल मनोरंजन का क्या है? साधन है। तो बच्चा जो है परिवार में क्या है? अपनी आदतों और प्रारंभिक चीजों का निर्माण करता है। फिर है विद्यालय प्रभाव उत्पादन के अंतर्गत अनुदेशात्मक कार्य का क्या तात्पर्य है? केवल भवन का रखरखाव, शिक्षकों का स्थानांतरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी लक्ष्य केंद्रित बनाना, केवल खेल कूद का आयोजन करना। तो ऑप्शन सी। पाठ में उपसंहार कंक्लूजन के अनुसार एक दृढ़ शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु अनिवार्य शर्त क्या है? परिवार और विद्यालय के मध्य प्रतिस्पर्धा, परिवार का विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण अलगाव, परिवार केवल तकनीकी साधनों का अत्यधिक प्रयोग, या परिवार और विद्यालय में निरंतर क्या होनी चाहिए? सहभागिता और समन्वय होना चाहिए। तो ऑप्शन डी। विद्यालय में संस्थागत योजना यानी कि प्लानिंग का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? केवल विद्यालय के भौतिक ढांचे का विस्तार करना, केवल शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यभार को कम करना, उपलब्ध साधनों और भीतर के विद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं का लक्ष्य पूर्ति करना, या किसी बिना बदलाव के परंपराओं का पालन करना। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। विद्यालय प्रभाव उत्पादक को मापने का वास्तविक मानक क्या है? केवल विद्यालय की भव्यता की बिल्डिंग की भव्यता, विद्यालय के पास उपलब्ध कुल वित्तीय कोष, केवल शिक्षकों की वरिष्ठता और उनकी संख्या, शैक्षिक प्रशासनिक सेवा संबंधी लक्ष्यों की सफल प्राप्ति का स्तर। ठीक है। तो ऑप्शन डी। संसाधनों के सर्वेक्षण के दौरान परोक्ष परिणाम के विश्लेषण का क्या उद्देश्य है? केवल शिक्षकों के वेतन की गणना करना, पिछली योजनाओं के सूक्ष्म प्रभावों को सीखना और परिणाम का मूल्यांकन करना, या विद्यालय के बाहरी विज्ञापन की योजना बनाना, या केवल उपकरणों और फर्नीचर की क्या करना? गिनती करना। ऑप्शन बी। फिर संस्थागत योजना तैयार करने से पूर्व स्टाफ मीटिंग आयोजित करना सबसे अनिवार्य क्यों माना जाता है? समस्याओं की पहचान करना, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, केवल आगामी अवकाश की घोषणा करना, नए नियम थोपने के लिए औपचारिक मंच, या फिर केवल वित्तीय बजट को सार्वजनिक करना। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए। ठीक है। फिर है सुधार कार्यक्रम।
सुधार कार्यक्रम के चयन में व्यवहारिकता का निर्धारण कैसे किया जाता है? केवल विद्यालय के मुखिया की व्यक्तिगत रुचि देखकर, केवल समुदाय के दबाव के आधार पर, उपयोगिता, वित्तीय सीमाओं, संभावित लाभ की तुलना का विश्लेषण करने के बाद, या बिना किसी पूर्व सर्वेक्षण के त्वरित निर्णय के लिए? तो उपयोगिता, वित्तीय सीमाओं और तुलना का विश्लेषण करने के बाद समुदाय से प्राप्त विद्यालय की योजना किस प्रकार मूल्य संवर्धक है? केवल स्कूल के निजी खर्चों को छुपाने में, विद्यालय के वास्तविक दुनिया और अनुभवों के विश्लेषण को जोड़ने में, स्कूल के शिक्षकों को कार्य मुक्त करने में, या स्कूल की बाहरी सजावट को बेहतर बनाने के लिए? तो विद्यार्थियों की वास्तविक अनुभव और विशेषज्ञता से जोड़ने में। यदि खुली हवा में बैठने, थिएटर या पीने के पानी में से एक को चुनना हो सुधार के लिए, तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी? थिएटर को, क्योंकि वो मनोरंजन का स्तर है, दोनों को समान प्राथमिकता, किसी को भी क्योंकि ये एक योजना का हिस्सा है, पीने के पानी की व्यवस्था को तत्काल, क्योंकि वो क्या है हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, पीने के पानी की व्यवस्था पहले करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संसाधनों के समुचित प्रयोग का अंतिम लाभार्थी कौन होगा? विद्यालय के विद्यार्थी, उनका शैक्षणिक विकास, केवल राजनीतिक अधिकारी, संसाधनों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार, या केवल विद्यालय प्रशासन के उच्च अधिकारी? तो विद्यालय के विद्यार्थियों को लाभ होना चाहिए, उनके शिक्षा के विकास में वृद्धि होनी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन संबंधी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी को फेल करना, शिक्षण पद्धति में सुधार करके छात्रों की प्रगति का निरंतर विश्लेषण करना, केवल दाखिला प्रक्रिया को कठिन बनाना, या विद्यालय के रिकॉर्ड की जांच करना? तो शिक्षण पद्धति में सुधार करके उनके प्रगति को निरंतर क्या करना, निरीक्षित करना हमारा पहला कर्तव्य होता। संस्थागत योजनाओं में संसाधनों यानी कि फिजिकल रिसोर्स पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? तो केवल अधिक मात्रा में सामान का संग्रह करना, केवल महंगी मशीनों को उपलब्ध कराना, छात्र संख्या या शिक्षा की आवश्यकताओं को अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना, या केवल पुराने उपकरणों का गोदाम होना? तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी, कि संसाधन होने चाहिए शिक्षा के लिए। विस्तारक भाषण के लिए विशेषज्ञों को बुलाने का मुख्य लाभ? विद्यार्थियों को विभिन्न ज्ञान व्यवहारिक करना और प्रेरणा से अवगत कराना, शिक्षकों के खाली समय को भरना, केवल सरकारी नियमों की औपचारिकता पूरी करना, स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए क्या करना, आधार बनाना? तो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान और प्रेरणा को अवगत कराना। संस्थागत योजना में अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे स्टाफ, मकान, हॉस्टल का क्या महत्व है? इनका योजना से कोई संबंध नहीं है, केवल विलासिता के क्या है, साधन है। विलासिता का मतलब होता है सुख सुविधा। केवल विद्यालय के निजी लाभ के लिए, या फिर शिक्षक के सीखने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना? ऑप्शन डी।